आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्राचीन काल से ही यूरोप के व्यापारिक संबंध रहे थे। हालांकि यूरोप में पूर्वी देशों के माल की मांग में वृद्धि 12वीं शताब्दी में धर्म युद्धों क्रूसेड के काल में हुई। इस दौरान यूरोप के लोग रेशम, जवाहरात, सुगंधित जड़ी बूटियों तथा एशिया के विभिन्न भागों से लाए जाने वाले विलास सामग्रियों के संपर्क में आए, जिससे यूरोपियन लोगों में इन वस्तुओं के लिए शौक पैदा हुआ। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। यूरोप में भारत के गरम मसालों की जबरदस्त डिमांड थी, क्योंकि ठंड के दिनों में बड़ी संख्या में पशुओं को मारकर उनके मांस को नमक लगाकर सुरक्षित रख लिया जाता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए गरम मसालों की जरूरत पड़ती थी। भारत के पश्चिम में मालाबार स्थित कालीकट और कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भड़ौच और खंभात जैसे बंदरगाह यूरोपीय देशों के साथ भारत के मसाला व्यापार के मुख्य केंद्र थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले और रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि चीनी वस्तुएं मालाबार तट पर लाई जाती थीं, जिन्हें जहाजों में भरकर फारस की खाड़ी तथा लाल सागर के बंदरगाहों को भेजा जाता था। भारत सूती कपड़ा, नील, मसालों तथा जड़ी बूटियों के बदले यूरोप से ऊनी कपड़े, सोने, चांदी आयात करता था। गुजरात से भारी मात्रा में सूती कपड़े का निर्यात होता था। देश में अधिकतर सोना नील के जरिए कमाया जाता था। कालीकट से काली मिर्च और दालचीनी आती थी। समुद्री मार्ग के जरिए पूर्वी अफ्रीका से आबनूस, हाथीदांत और सोना भारत लाया जाता था। फारस की खाड़ी से हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम, कालीन और रंग आते थे। बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में बंगाल कपड़े और खाद्य सामग्री निर्यात करता था, जबकि कोरोमंडल से कपड़ा और धागे का निर्यात होता था। भारत, चीन और जापान के व्यापारी आपस में वस्तुओं का विनिमय करते थे। समुद्री व्यापार के अलावा 15वीं सदी में तटीय व्यापार भी व्यापक रूप से होता था। 1500 ईस्वी के आसपास भारत के समूचे व्यापार पर कोरोमंडल के चेट्टियार समुदाय का राज था। बंगाल की खाड़ी से लेकर मलक्का तक के व्यापार में चेट्टियार समुदाय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि 1500 ईस्वी के लगभग भारत की किसी भी बड़ी रियासत ने समुद्री मार्गों एवं व्यापार के संबंध में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। मुगलों के खजाने का अधिकांश धन राजस्व के जरिए ही आता था। 16वीं शताब्दी में बहमनी वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत में मुस्लिम अभिजन स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में लगे रहे। इनकी समुद्री गतिविधियों में कहीं कोई भूमिका नहीं रही। भारत के समुद्री व्यापार पर अरब के व्यापारियों का प्रभुत्व 16वीं शताब्दी तक लगभग समाप्त हो चुका था। समुद्री डाकुओं ने आतंक मचा रखा था। इनका सामना करने का कोई प्रबंध नहीं था। हालांकि कुछ समुद्र तटीय राज्यों के शासक समुद्री व्यापार में रुचि रखते थे, जैसे कालीकट के जमोरिन और कोचीन, किलनूर तथा अन्य छोटे बंदरगाहों के राजा। चूंकि इन राजाओं की भू राजस्व से मिलने वाली आय बहुत कम थी, ऐसे में इनकी आय का बड़ा भाग समुद्री व्यापार पर आश्रित था। हालांकि इन राजाओं के पास पूरी शताब्दी तक कभी भी ऐसी नौसेनाएं नहीं थीं जो यूरोपियन शक्तियों की नौसेनाओं का मुकाबला कर सके। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। पुर्तगालियों के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य 15वीं शती के आरंभ में पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, जिसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था, इसने भारत के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज आरंभ कर दी। इसके पीछे पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरी के दो मुख्य उद्देश्य थे: अरबों तथा अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों विशेषकर वेनिस एवं जिनोवा के व्यापारियों को पूर्वी व्यापार से निकाल बाहर करना, अफ्रीका तथा एशिया के काफिरों को ईसाई बनाकर तुर्कों तथा अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना था। पोप ने भी 1453 में एक आदेश पत्र जारी किया, जिसके अनुसार पुर्तगाल को सदा के लिए वह भूमि प्रदान की गई थी जो वह अफ्रीका के नोर अंतरीप और भारत के बीच खोज सके, किंतु शर्त यह थी कि वह इन देशों के लोगों को ईसाई बनाए। बता दें कि यूरोप में मसालों का व्यापार सबसे ज्यादा लाभप्रद था। ऐसे में 1453 ईस्वी के बाद तुर्कों ने एशिया माइनर के जरिए इस व्यापार पर रोक लगा दी थी।
मसालों के व्यापार के लिए अन्य मार्ग खोजना आवश्यक हो गया था। हालांकि उन दिनों कुतुब नुमा का आविष्कार हो चुका था तथा यह धारणा भी सिद्ध हो चुकी थी कि धरती गोल है और पश्चिम की ओर से चलकर पूर्व की ओर पहुंचा जा सकता है। परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम पुर्तगाली शासक हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। इस क्रम में 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप अफ्रीका का दक्षिणी छोर की खोज की। तत्पश्चात 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से आने वाला प्रथम पुर्तगाली व यूरोपीय यात्री था। वह भी अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत आ सका था। वास्को डी गामा जब कालीकट में उतरा तो वहां बसे हुए अरब व्यापारियों की बस्ती ने उसका जमकर विरोध किया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन उसका स्वागत किया। जमोरिन ने वास्को डी गामा को काली मिर्च तथा जड़ी बूटियां आदि ले जाने की अनुमति प्रदान की। वास्को डी गामा लौटते वक्त अपने जहाज में काली मिर्च भरकर ले गया, जिस पर उसे 60 गुना फायदा हुआ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार 4 चरणों में हुआ। पुर्तगाली आगमन के प्रथम चरण में इन व्यापारियों ने सशस्त्र व्यापार की नीति अपनाई। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष एक पुर्तगाली जहाज भारत आता और यहां से माल लेकर पुर्तगाल चला जाता था, साथ ही भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास करता। 1498 में वास्को डी गामा के लौटने के बाद साल 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल कालीकट आया। इसके बाद जब 1502 ईस्वी वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया तो उसने कन्नौर में एक फैक्ट्री स्थापित की। इसके ठीक एक वर्ष बाद 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की और पहला किला बनवाया। इस प्रकार पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन और कन्नूर में किलेबंद कोठियां स्थापित कर ली। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने राजा जमोरिन से घनिष्ठता स्थापित कर जमोरिन तथा अरब व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। पुर्तगालियों की व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादे द इंडिया था। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारतीय पुर्तगाली क्षेत्रों का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया। अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति अपनाई। इस नीति का उद्देश्य व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने हेतु हिंद महासागर में पुर्तगाली शक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाना था। इस नीति के तहत अल्मेडा ने मालाबार तट, अफ्रीका के पूर्वी तट पर अपना अधिकार जमा लिया तथा अरब व्यापारियों के ताकत को नष्ट करने का प्रयास किया। साल 1509 में अल्मेडा ने चौल की लड़ाई में टर्की, गुजरात व मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात वह पुर्तगाल लौट गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पुर्तगाल लौटने के बाद 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गवर्नर बनाया गया। बता दें कि 1503 में अल्बुकर्क भारत में स्क्वाड्रन के रूप में आया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। इस नीति के तहत अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इसके बाद साल 1511 में उसने दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। गवर्नर अल्बुकर्क ने कोचीन में एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। साथ ही गोवा में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों के विवाह को प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने 1515 ईस्वी में अपनी मृत्यु के समय तक पुर्तगाल को भारत में शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित कर चुका था। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मौत के बाद पुर्तगाली कंपनी एस्तादे दे इंडिया का नया गवर्नर लोपासारस बना। उसके समय में श्रीलंका, चटगांव आदि स्थानों पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हुआ। पुर्तगाली गवर्नर नीनू डी कुन्हा का कार्यकाल 1529 से 1538 तक रहा। गवर्नर कुन्हा के कार्यकाल में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया। डी कुन्हा ने बंबई, मद्रास, हुगली, दमन, दीव, सालसेट,
बेसिन में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। बंगाल के शासक महमूद शाह ने 1534 में पुर्तगालियों को चटगांव व सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलने की स्वीकृति प्रदान की। वहीं मुगल बादशाह अकबर ने हुगली में कारखाना खोलने की अनुमति दी। शाहजहां के कार्यकाल में पुर्तगालियों ने बंदेल में कारखाना स्थापित किया। इस प्रकार यह अधिकार 17वीं सदी से पूर्व तक बना रहा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां उनके विरुद्ध होने लगीं और भारत में गोवा को छोड़कर उनके सभी केंद्र अंग्रेजों के अधीन हो गए। 1580 में स्पेन द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार करना भारत में पुर्तगालियों के पतन का सबसे मुख्य कारण बना। दरअसल स्पेन के शासकों ने भारतीय उपनिवेशों तथा व्यापार में कोई रुचि प्रकट नहीं की, लिहाजा भारत में पुर्तगाली कारखानों को आवश्यक सहायता नहीं मिलने के कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिससे उनके केंद्रों पर डचों तथा मराठों ने अधिकार कर लिया। 1565 ईस्वी के राक्षसी तंगड़ी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, जिससे उन्हें पूर्व में मिल रही सहायता सदा के लिए समाप्त हो गई। अल्बुकर्क के बाद अन्य पुर्तगाली गवर्नर साम्राज्य के हितों की रक्षा नहीं कर सके। पुर्तगाली के अधिकारी भ्रष्ट, रिश्वतखोर एवं लालची थे, लिहाजा उन्हें कभी जन समर्थन नहीं मिला। पुर्तगाल एक छोटा सा देश था, ऐसे में सीमित साधनों के अभाव में भारत के केंद्रों पर उनकी पकड़ ढीली होती चली गई। पुर्तगालियों ने अपना रुख अब ब्राजील की तरफ कर लिया, ऐसे में भारत की तरफ से उनका ध्यान हट गया। भारत में पुर्तगालियों को सबसे पहले मुगलों तत्पश्चात मराठों की शक्ति का सामना करना पड़ा। इन दोनों शक्तियों के सम्मुख उन्हें भारत में अपना पांव जमाने का उचित अवसर नहीं मिल सका। पुर्तगालियों के पतन में उनके यूरोपीय प्रतिद्वंदियों अंग्रेजों, डचों तथा फ्रांसीसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे। पुर्तगालियों ने भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू कर दिया था। इससे जनता में उनके प्रति नफरत की भावना फैल चुकी थी। आखिरकार पुर्तगालियों की चारित्रिक और प्रशासनिक दुर्बलताएं, मुगल तथा मराठा शक्तियां तथा यूरोपीय प्रतिद्वंदियों ने मिलकर भारत में उनका पतन सुनिश्चित कर दिया। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई तथा भारतीय जड़ी बूटियों पर प्रथम पुस्तक 1563 में गोवा से प्रकाशित हुई। पुर्तगालियों ने ही गोवा में गॉथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। जब चार्ल्स द्वितीय ने बैंगराजा की कैथरीन से विवाह किया तो पुर्तगाल ने 1661 में बंबई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। पुर्तगालियों का हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार हो चुका था। पुर्तगालियों ने कार्ड्स पद्धति द्वारा बिना परमिट के भारतीय व अरबी जहाजों को अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया था। मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्ड्स परमिट लेना पड़ा था। 1632 ईस्वी में शाहजहां के समय बंगाल के गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था। औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया था। चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह कहते थे। 1739 में मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट व बसीन छीनकर अधिकार जमा लिया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ विख्यात जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। पुर्तगालियों के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था व्यापारिक मार्गों की खोज करना और मसालों की सीधी आपूर्ति सुनिश्चित करना। वे भारत के साथ व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। इसके अलावा वे ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। वास्को डी गामा की भारत यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट के तट पर कदम रखा। उनकी इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज को संभव बनाया। यह यात्रा पुर्तगालियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले उन्होंने गोवा पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद वे धीरे धीरे भारत के पश्चिमी तट पर अपने किले और व्यापारिक केंद्र स्थापित करते गए। पुर्तगालियों ने भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया।
16वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में पुर्तगाली बस्तियों का तेजी से विस्तार हुआ। उन्होंने तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और व्यापारिक मार्गों को मजबूत किया। इन बस्तियों ने न केवल व्यापारिक लाभ कमाया बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगालियों का पतन शुरू हो गया था। उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति कमजोर हो चुकी थी। डच और अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव ने पुर्तगालियों की स्थिति को और भी कठिन बना दिया। अंततः वे अपने अधिकांश उपनिवेशों को खो बैठे। पुर्तगालियों की चारित्रिक और प्रशासनिक दुर्बलताएं उनके पतन का मुख्य कारण बनी। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और आंतरिक कलह ने उनकी स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। इन कमजोरियों ने उनके विरोधियों को अवसर प्रदान किया और अंततः उनके साम्राज्य का पतन हुआ। भारत में पुर्तगालियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने व्यापार, संस्कृति और वास्तुकला में अपना प्रभाव छोड़ा है। पुर्तगालियों ने भारत में कई नए व्यापार मार्गों की खोज की, जिससे भारतीय व्यापार को एक नई दिशा मिली। इसके अलावा उन्होंने भारतीय संस्कृति में भी कई नए तत्व जोड़े, जैसे कि गोवा में फादर क्रिसमस का त्योहार। वास्तुकला में उन्होंने कई चर्च और किले बनाए, जो आज भी भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कुल मिलाकर पुर्तगालियों का योगदान भारतीय समाज और संस्कृति में अमूल्य है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक एकाधिकार को मजबूत किया। वे भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने लगे। उनके इस एकाधिकार के चलते भारतीय व्यापारियों और स्थानीय शासकों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। मुगलों और मराठों ने पुर्तगालियों के इस व्यापारिक एकाधिकार के खिलाफ कई कदम उठाए। मुगल सम्राटों ने पुर्तगाली किलों पर आक्रमण किए और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। वहीं मराठा सरदारों ने भी पुर्तगाली व्यापारिक काफिलों पर हमले किए और उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। फ्रांसिस्को जेवियर, एक प्रमुख पुर्तगाली मिशनरी, ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया। उन्होंने गोवा में कई चर्च और शिक्षण संस्थान स्थापित किए। उनकी गतिविधियों ने स्थानीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने का प्रयास किया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे।